नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कानपुर नगर के थाना नरवल के थाना प्रभारी रामौतार को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि नरौरा गांव के राजेश कुरील ने अपनी पत्नी तथा उसके आशिक की हत्या कर दी है। दोनों की लाशें उसी के घर में पड़ी हैं। सुबह सुबह डबल मर्डर की सूचना पाकर थाना प्रभारी विचलित हो उठे। हालांकि कंट्रोल रूम से यह सूचना जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी मिल गई थी, फिर भी थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर रवाना होने से पहले यह जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दिया। यह बात 11 अक्टूबर 2019 की है। थाना नरवल से नरौरा गांव 7 किलोमीटर दूर था। पुलिस आधे घंटे में घटनास्थल पर पहुंच गई। थाना प्रभारी जब राजेश के घर पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा था। लग ही नहीं रहा था कि गांव में डबल मर्डर हुआ है। पास पड़ोस के लोग पुलिस देखकर सकते में थे और अपने घरों से बाहर झांक रहे थे। हेड कांस्टेबल राम सिंह ने राजेश के घर का दरवाजा थपथपाया तो उसने ही दरवाजा खोला। वह पुलिस को देखकर बोला, साहब मैंने ही आपको फोन किया था। थाना प्रभारी जब पुलिस टीम के साथ घर के अंदर गए तो घर के आंगन में खून से लथपथ दो लाशें पड़ी थीं। एक लाश युवक की थी जबकि दूसरी युवती की थी। दोनों को चाकू से गोदा गया था और गर्दन रेती गई थी। कमरे से लेकर आंगन तक खून ही खून फैला था। देखने से ऐसा लग रहा था कि युवक को कमरे से घसीटकर आंगन तक लाया गया था। युवक की उम्र 24-25 साल थी जबकि युवती की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। दोनों की लाशें अर्धनग्नावस्था में थीं। युवक कच्छा बनियान पहने था जबकि युवती पेटीकोट ब्लाउज में थी। ब्लाउज के हुक खुले थे। दोनों लाशों के बीच खून से सना चाकू भी पड़ा था। पुलिस ने चाकू अपने कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी रामौतार ने इस बारे में राजेश से पूछा तो उसने बताया कि मृतका उसकी पत्नी सुनीता है और मृतक मनीष है, जो औंग थाने के गलाथा गांव का रहने वाला है। रिश्ते में वह उसका फुफेरा भाई है। राजेश अपना जुर्म स्वीकार कर रहा था। थाना प्रभारी ने राजेश को हिरासत में ले लिया और मनीष के घर वालों को उसकी मौत की सूचना भेज दिया। सुनीता के मायके वालों को राजेश ने ही अपने मोबाइल से खबर दे दी थी। राजेश का पिता मौजीलाल कुरील पास के ही मकान में रहते थे। उसे इस मामले की जानकारी पुलिस के आने के बाद ही मिली थी। बेटे के इस कृत्य से वह बदहवास थे। वह कभी राजेश को तो कभी उसके बच्चों को निहार रहे थे। राजेश के दो बेटे मुकेश, सनी तथा एक बेटी कंचन थी। जब माता पिता ने बच्चों का ख्याल रखना छोड़ दिया था, तब बच्चों की देखभाल मौजीलाल करने लगे थे। घटना के वक्त बच्चे उसी के घर में थे। तीनों बच्चे मां की मौत पर फूट फूट कर रो रहे थे। अब तक दोहरे हत्याकांड की खबर नरौरा गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी फैल गई थी। अतः थोड़ी देर में घटनास्थल पर देखने वालों की भीड़ जुट गई। मनीष के घरवाले भी आ गए थे और वह उसकी लाश के पास फूट फूट कर रो रहे थे। लेकिन सुनीता के मायके से कोई नहीं आया था। उसके भाई अरविंद ने आने से साफ मना कर दिया था। उसी दौरान एसएसपी अनंत देव तिवारी तथा प्रद्युम्न सिंह आ गए। उन्होंने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने मृतक मनीष के पिता कल्लू से पूछताछ किया। कल्लू ने बताया कि मनीष के चचेरे भाई राजे का तिलक था। मनीष वैन से अपने मामा मौजीलाल व गोरे लाल को लेने नरौरा आया था। राजेश ने मनीष की हत्या क्यों की, इसका उसे कुछ पता नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने कमरे का निरीक्षण किया तो जमीन पर बिछे बिस्तर पर खून के दाग थे। कमरे से लेकर आंगन तक खून फैला था। कमरे की खूंटी पर पैंट कमीज टंगी थी। पूछने पर कल्लू ने बताया कि वह पैंट कमीज मनीष की है। पुलिस ने पैंट कमीज की जेबें खंगाली तो कमीज की जेब से ड्राइविंग लाइसेंस तथा पैंट की जेब से मृतक का पर्स तथा वैन की चाबी मिली।
यह सामान पुलिस अधिकारियों ने कल्लू को सौंप दिया। कमरे से 2 मोबाइल फोन भी मिले, जिसमें एक सुनीता का था और दूसरा मनीष का था। दोनों मोबाइल फोन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। फॉरेंसिक टीम का काम निपट जाने के बाद पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिए। आरोपी राजेश कुरील को हिरासत में लेकर पुलिस थाने लौट गई। एसएसपी अनंत देव तिवारी की मौजूदगी में थाना प्रभारी रामौतार ने डबल मर्डर के संबंध में राजेश से पूछताछ किया तो वह फफक पड़ा। साहब, मेरी पत्नी सुनीता और मनीष के अवैध संबंधों की चर्चा घर परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में आम हो चुकी थी। मैं कई दिनों से घुट घुट कर जी रहा था। पत्नी से विरोध करता तो वह मारपीट और झगड़े पर उतारू हो जाती थी। कई बार मन में आत्महत्या का विचार भी आया, लेकिन बच्चों की वजह से ऐसा नहीं किया। मना करने के बावजूद मनीष घर आया और रात में रुक गया। देर रात दोनों को रंगरलियां मनाते देख मेरे सिर पर खून सवार हो गया। विरोध करने पर दोनों मेरे ऊपर ही टूट पड़े। इसके बाद मैंने झल्लाहट में और खुद को बचाने के लिए दोनों को चाकू मार दिए, फिर दोनों की गर्दन रेत कर हत्या कर दिया। एसएसपी साहब ने सवाल किया, वे 2 थे और तुम अकेले? फिर दोनों की हत्या कैसे की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा साथ किसी और ने दिया हो? नहीं साहब, मेरे साथ दूसरा कोई नहीं था। दरअसल मनीष ज्यादा नशे में था, इसलिए जब मैंने उसे कमर पर लात जमाई तो वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मैंने उस पर चाकू से वार किया और उसे कमरे से घसीटकर आंगन में लाया। फिर उसकी गर्दन रेत दिया। सुनीता उसे बचाने आई तो मैंने उस पर भी वार कर दिया और चाकू से गर्दन रेत दिया। राजेश ने पूरी बात एसएसपी को बता दिया। इसके बाद थाना प्रभारी रामौतार ने मृतक मनीष के पिता कल्लू की तरफ से धारा 302 के तहत राजेश कुरील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस जांच में इस दोहरे हत्याकांड के पीछे एक ऐसी औरत की कहानी प्रकाश में आई जिसने शरीर सुख के लिए अपना ही घर उजाड़ दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर नरवल थाने के अंतर्गत एक गांव है रायपुर। बाबूराम कुरील अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी रन्नो के अलावा 2 बेटियां अनीता, सुनीता तथा एक बेटा अरविंद था। बाबूराम मनरेगा में मजदूरी करते थे। उसी से उनके परिवार का भरण पोषण होता था। बाबूराम ने बड़ी बेटी अनीता का विवाह कर दिया था। अनीता से 3 साल छोटी सुनीता थी। वह बचपन से ही चंचल स्वभाव की थी। सुनीता के युवा होते ही बाबूराम उसकी शादी के लिए चिंतित रहने लगे। दौड़ धूप और रिश्ते नातेदारों के सहयोग से उनको राजेश पसंद आ गया। राजेश के पिता मौजीलाल कुरील नरौरा गांव के रहने वाले थे। परिवार में पत्नी चंद्रावती के अलावा 2 बेटियां आशा, बरखा तथा बेटा राजेश था। मौजीलाल के पास 5 बीघा खेती की जमीन थी। राजेश पिता के कृषि कार्य में हाथ बटाता था। राजेश ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन शरीर से स्वस्थ था। मौजीलाल अपनी दोनों बेटियों की शादी कर चुके थे। राजेश अभी कुंवारा था। बाबूराम कुरील जब उनके पास सुनीता का रिश्ता लेकर आए तो मौजीलाल ने स्वीकार कर लिया। अंततः 7 जून 2008 को राजेश के साथ सुनीता का विवाह हो गया। कुछ ही दिनों में सुनीता ससुराल के माहौल में रम गई। ससुराल में उसे सभी ने खूब प्यार दिया। शादी के 1 साल बाद ही सुनीता एक बेटे की मां बन गई। बेटे के जन्म के बाद ससुराल में सुनीता का मान और भी बढ़ गया था। सास चंद्रावती तथा ससुर मौजीलाल फूले नहीं समा रहे थे। इसी हंसी खुशी के साथ सुनीता और राजेश के गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। बाद में सुनीता एक बेटी और एक बेटे की मां बनी। राजेश एक मामूली किसान था। 3 बच्चों के जन्म के बाद उसके परिवार का खर्च बढ़ गया था, इसलिए वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वह सुबह को पिता के साथ खेत पर चला जाता और शाम ढले घर लौटता था। उस समय राजेश इतना थका होता था कि खाना खाने के बाद उसे केवल बिस्तर ही सूझता था। दूसरी ओर सुनीता की हसरतें जवान थीं। 3 बच्चों को जन्म देने के बावजूद उसका जिस्म कसा हुआ था। हर रात वह पति का प्यार चाहती थी, लेकिन राजेश उसकी भावनाओं को नहीं समझता था।
जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। सुनीता तन की शांति के लिए घर के बाहर ताक झांक करने लगी थी। दरअसल सुनीता का दिन तो कामकाज और बच्चों के कोलाहल में कट जाता था, लेकिन रात कांटे नहीं कटती थी। अंततः उसकी नजरें अपने से 10 साल छोटे कुंवारे मनीष पर टिक गईं। मनीष के पिता कल्लू कुरील फतेहपुर जनपद के ओंग थाने के गांव गलाथा में रहते थे। उसके परिवार में पत्नी रामप्यारी के अलावा 5 बेटे 2 बेटियां थीं। कल्लू के पास खेती की 8 बीघा जमीन थी, जिसमें अच्छी पैदावार होती थी। खेती के अलावा वह गल्ले का कारोबार भी करता था। इस व्यापार में उसके बेटे भी उसका हाथ बटाते थे। कुल मिलाकर कल्लू की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। कल्लू की संतानों में मनीष सबसे छोटा था। मनीष का मन ना तो पढ़ाई में लगा और ना ही खेती के काम में। 8वीं पास करने के बाद उसने ड्राइवरी सीख ली और अपने दोस्त की टेम्पो चलाने लगा। जब हाथ साफ हो गया तब उसने पिता पर दबाव बनाकर वैन खरीद ली और उसे चलाने लगा। वह कानपुर फतेहपुर के बीच वैन से सवारियां ढोने लगा। इस काम में उसे अच्छी कमाई होती थी। चूंकि मनीष की मां रामप्यारी राजेश की बुआ थी, इस नाते राजेश और मनीष फुफेरे भाई थे। सुनीता जब ब्याह कर ससुराल आई थी तब मनीष केवल 12 साल का था, लेकिन अब वह 22 साल का गबरू जवान हो गया था। मनीष का सुनीता के घर आना जाना लगा रहता था। दोनों के बीच देवर भाभी का रिश्ता था, इसलिए उनके बीच हंसी मजाक भी होती रहती थी। सुनीता ने मनीष के बारे में सोचा तो वह उसे अच्छा लगा, अतः उसका रुझान मनीष की ओर हो गया। अब मनीष जब भी घर आता सुनीता जानबूझकर अपने अंगों का प्रदर्शन करती थी। कुंवारा मनीष उन्हें ललचाई नजरों से देखता था। सुनीता समझ गई कि मनीष पर उसके रूप का जादू चल गया है। उन्हीं दिनों एक रोज मनीष आया तो सुनीता से नजरें मिलते ही वह मुस्कराया। सुनीता के होठों पर भी मुस्कान खिल गई। कुछ देर बाद सुनीता चाय बनाकर लाई और दोनों बैठकर चाय पीने लगे। उस समय घर में दोनों अकेले थे। चाय पीते समय मनीष सुनीता को बड़े गौर से देख रहा था। सुनीता ने उसे गहरी नजरों से देखा। मनीष, तुम मुझे इतना घूर कर क्यों देख रहे हो? भाभी तुम हो ही इतनी खूबसूरत, मनीष ने कहा तो सुनीता मुस्कराई। मनीष, मैं कुंवारी लड़की नहीं हूँ, शादीशुदा और 3 बच्चों की माँ हूँ। जानता हूँ भाभी, पर तुम मेरे लिए कुंवारी जैसी ही हो। कहते हुए मनीष ने सुनीता को अपनी बाहों में जकड़ लिया और चुंबनों की झड़ी लगा दिया। सुनीता ने थोड़ा बहुत विरोध किया, लेकिन सुनीता तो पहले से ही मनीष का साथ चाहती थी। उसका विरोध केवल बनावटी था। लिहाजा सुनीता ने भी मनीष के गले में बाहें डाल दिया। इसके बाद दोनों ने अपनी हसरतें पूरी किया। उस दिन के बाद देवर भाभी की पाप लीला शुरू हो गई। मनीष को जवान तथा मदमस्त कर देने वाली सुनीता का साथ मिला तो वह उसका दीवाना बन गया। दूसरी तरफ सुनीता भी कुंवारे मनीष से खुश थी। पति से ऐसा सुख उसे कभी नहीं मिला था। अतः सुनीता ने मनीष को ही अपना सब कुछ मान लिया। मनीष वैन लेकर नरौरा गांव आता था। वैन को वह सड़क किनारे खड़ा कर सुनीता से मिलने पहुंच जाता था। उससे मिलकर वह वापस लौट जाता। मनीष के आने की खबर घर वालों को कभी लगती तो कभी नहीं लगती थी। चूंकि मनीष मौजीलाल का भांजा था, अतः उसे तथा उसकी पत्नी चंद्रावती को उसके वहां आने पर कोई एतराज नहीं था। लेकिन एक रोज दोनों की चोरी पकड़ी गई। उस रोज मनीष आया और सुनीता से छेड़छाड़ करने लगा। तभी अचानक सुनीता की सास चंद्रावती आ गई। उसने दोनों को अश्लील हरकत करते देख लिया। चंद्रावती ने बहू की शिकायत पति व बेटे से कर दिया। मौजीलाल ने सुनीता को फटकार लगाई, बहू तुम्हें मर्यादा में रहना चाहिए। तुम इस घर की इज्जत हो, आइंदा इस बात का ख्याल रखना। सास की शिकायत और ससुर की नसीहत सुनीता को नागवार लगी। वह तुनक गई और घर में कलह करने लगी। वह कभी खाना बनाती तो कभी सिर दर्द का बहाना बना लेती। बच्चे भूख से बिलबिलाते तो वह उनकी पिटाई करने लगती थी। पति समझाने की कोशिश करता तो वह उस पर भी बरस पड़ती। दिन भर साफ सफाई करूं, खाना बनाऊं, बच्चों को पालूं और फिर ऊपर से बदचलनी का तमगा। कान खोलकर सुन लो,
कि अब मैं सास ससुर के साथ नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ अलग रहना होगा। राजेश में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पिता से अलग रहने की बात कह सके। लेकिन जब मौजीलाल को बहू के त्रियाचरित्र और अलग रहने की बात पता चली तो उन्होंने देर नहीं की और वह पत्नी के साथ दूसरे मकान में रहने लगे। सास ससुर ने एक तरह से सुनीता से नाता ही तोड़ लिया। सुनीता के बच्चे दादी दादा से हिले मिले थे, अतः उनका समय उन्हीं के घर बीतता था। रात को तीनों बच्चे दादी दादा के घर ही सो जाते थे। सास ससुर के अलग हो जाने के बाद सुनीता पूरी तरह स्वच्छंद हो गई। अब उसे मनीष से मिलने पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। मनीष ज्यादातर ऐसे समय में आता जब राजेश घर के बाहर होता या फिर खेत पर काम करता होता और बच्चे भी स्कूल में होते थे। मनीष वैन चालक था। वह खुद तो शराब पीता ही था, उसने राजेश को भी शराब की आदत डाल दी थी। शराब के बहाने अब मनीष वहां देर शाम आने लगा। आते ही राजेश के साथ महफिल जमती, फिर खाना खाकर मनीष कभी चला जाता तो कभी रात में वहीं रुक जाता था। चूंकि राजेश को मुफ्त में शराब पीने को मिलती थी, इसलिए वह मनीष के रुकने पर एतराज नहीं करता था। एक शाम मनीष हाथ में शराब की बोतल थामे सुनीता के घर पहुंचा तो पता चला राजेश पहले से नशे में धुत है। वह कस्बा नरवल गया था, वहीं से पी कर लौटा था। आते ही वह चारपाई पर पसर गया था। मनीष का मन खुशी से उछल पड़ा। सुनीता और मनीष ने खाना खाया, फिर कुछ देर बाद हसरतें पूरी करने के लिए पीछे वाले कमरे में पहुंच गए। इधर देर रात राजेश की नींद टूटी तो उसने देखा सुनीता अपने बिस्तर पर नहीं है। आधे घंटे तक सुनीता नहीं आई तो राजेश का माथा ठनक गया। वह पत्नी को ढूंढने निकला तो सुनीता पीछे वाले कमरे में मनीष के साथ थी। दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देखकर राजेश का खून खौल गया। राजेश को आया देखकर मनीष तो भाग गया, पर सुनीता कहाँ जाती। राजेश ने सुनीता को कमरे में ले जाकर उसका मुंह दबाकर राजेश ने उसे खूब पीटा। मुंह दबा होने के कारण सुनीता चीख चिल्ला भी नहीं सकी। जब वह अधमरी हो गई तब राजेश ने उसे छोड़ दिया। मौके की नज़ाकत समझकर सुनीता ने भी राजेश से माफी मांग लिया। बच्चों की खातिर राजेश ने उसे माफ कर दिया। अब राजेश और मनीष के बीच दरार पड़ गई थी। दोनों ने साथ खाना पीना छोड़ दिया था। राजेश ने मनीष के घर आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सुनीता को लेकर दोनों में झगड़ा बढ़ा तो रिश्ते भी सार्वजनिक हो गए। गांव के लोग ही नहीं बल्कि नाते रिश्तेदार भी जान गए थे कि मनीष और सुनीता के बीच नाजायज रिश्ता है। राजेश की चारों तरफ बदनामी होने लगी थी। राजेश ने मनीष की शिकायत बुआ फूफा से भी की, लेकिन मनीष पर कोई असर नहीं पड़ा। मनीष और सुनीता एक दूसरे के इस कदर दीवाने थे कि मिलन को बेकरार रहते थे। मनीष ने सुनीता को एक मोबाइल फोन दे रखा था। इसी मोबाइल से सुनीता मनीष से बात करती और मौका मिलते ही मनीष को मिलने के लिए बुला लेती थी। मिलने के दौरान वे सतर्कता बरतते थे। सतर्कता के बावजूद एक दोपहर राजेश ने सुनीता को मनीष की बाहों में मचलते देख लिया। उसने सुनीता पर हाथ उठाया, तभी मनीष ने राजेश का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और बोला, खबरदार जो भाभी पर हाथ उठाया। तुमने जो देखा उसे भूल जाओ। हम दोनों के बीच बाधा मत बनो। इसी में तुम्हारी भलाई है। धमकी देने के बाद मनीष चला गया। उसके बाद राजेश फिर से पत्नी को पीटने के लिए लपका। तब सुनीता भी पति से भिड़ गई और बोली, मारपीट कर तुम मुझे चोट तो पहुंचा सकते हो, लेकिन मनीष के मिलने से नहीं रोक पाओगे। अपनी सेहत दुरुस्त रखना चाहते हो तो हमारे रास्ते में ना आओ। मनीष और सुनीता की धमकी से राजेश को लगा कि उन दोनों के इरादे नेक नहीं हैं। वह दोनों उसकी जान के दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए वह कानपुर शहर गया और अपनी जान माल की हिफाजत के लिए एक तेजधार वाला चाकू खरीद लाया। इसके बाद वह सुनीता पर कड़ी निगरानी रखने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि सुनीता सितंबर के प्रथम सप्ताह में अपने प्रेमी मनीष के साथ भाग गई। राजेश गुप्त रूप से पत्नी की खोज करता रहा। आखिर वह बुआ फूफा की शरण में गया। फूफा कल्लू के प्रयास से 2 दिन बाद सुनीता वापस घर आ गई।
राजेश ने बच्चों की वजह से सुनीता से कुछ नहीं कहा और उसे घर में रख लिया। सुनीता को ना पति की फिक्र थी और ना ही बच्चों की फिक्र थी। बच्चे भी मां से कन्नी काटने लगे थे। वह ज्यादा समय दादा दादी के घर ही बिताते थे और रात को वहीं सो जाते थे। सुनीता खुद तो खा पी लेती थी, लेकिन पति को तरसाती थी। ऐसे में राजेश ज्यादातर बाहर ही खाता पीता था। राजेश अब सुनीता की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा था। काम छोड़कर वह बीच बीच में किसी बहाने घर आ जाता था। सुनीता सब समझ रही थी। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। सुनीता और मनीष की मुलाकात नहीं हो सकी। उनकी मोबाइल पर तो बात हो जाती थी, लेकिन राजेश की दिन रात की कड़ी निगरानी से उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। आखिर एक दिन उन्हें यह मौका मिल ही गया। 12 अक्टूबर 2019 को मनीष के चचेरे भाई राजे का तिलक था। मनीष के पिता कल्लू ने उससे कहा कि वह नरौरा जाकर मामा मामी को ले आए। पिता के अनुरोध पर मनीष वैन लेकर 11 अक्टूबर की रात 11 बजे नरौरा गांव पहुंचा। उसने अपनी वैन सड़क किनारे खड़ी कर दी और फिर सुनीता से मोबाइल पर बात किया। दरअसल मनीष वह रात सुनीता के साथ गुजारना चाहता था। उसने सोचा था कि सुबह मामा मामी को लेकर अपने गांव लौट जाएगा। फोन पर सुनीता ने मनीष को जानकारी दी कि राजेश घर पर है, पर वह बाहर वाले कमरे में गहरी नींद में सो रहा है। इस जानकारी पर मनीष ने सुनीता से कहा कि वह दरवाजा खोलकर रखे। चंद मिनट में वह दरवाजे पर पहुंच रहा है। रात के सन्नाटे में मनीष सुनीता के दरवाजे पर पहुंचा। सुनीता उसके आने का ही इंतजार कर रही थी। उसके पहुंचते ही सुनीता ने उसे घर के अंदर करके दरवाजा बंद कर दिया। सुनीता मनीष को लेकर पीछे वाले कमरे में पहुंची। मनीष ने अपने कपड़े उतारकर खूंटी पर टांग दिए और मोबाइल फोन स्टूल पर रख दिया। इसके बाद वह जमीन पर बिछे बिस्तर पर सुनीता के साथ लेट गया और जिस्म की प्यास बुझाने लगा। इधर आधी रात के बाद राजेश लघुशंका के लिए कमरे से बाहर आया तो उसे पीछे वाले कमरे में खुसर फुसर सुनाई दिया। वह दबे पाव कमरे के बाहर पहुंचा और खिड़की से झांक कर देखा। वहां का दृश्य देख उसकी आंखों में खून उतर आया। कमरे के अंदर सुनीता और मनीष आपत्तिजनक स्थिति में थे। वह वापस अपने कमरे में आया और चाकू लेकर पुनः उस कमरे में पहुंच गया जहां मनीष और सुनीता देह सुख भोग रहे थे। उसने मनीष और सुनीता को धिक्कारा तो दोनों उठ खड़े हुए। गुस्से में राजेश ने मनीष की कमर पर लात जमाई तो वह नशे में होने के कारण लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसी समय राजेश ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। प्रेमी की जान खतरे में देखकर सुनीता पति से भिड़ गई। तब उसने सुनीता को परे ढकेल दिया। चाकू के हमले से घायल मनीष को राजेश उसके सिर के बाल पकड़कर घसीटता हुआ आंगन में लाया और चाकू से मनीष की गर्दन रेत दिया। प्रेमी की मौत से सुनीता घबरा गई। वह अपनी जान बचाकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन राजेश पर तो खून सवार था। उसने लपककर सुनीता को पकड़ लिया और बोला, भागकर कहाँ जाएगी? आज मैं तुझे भी सबक सिखाकर ही दम लूंगा। कहते हुए राजेश ने सुनीता पर चाकू से हमला कर दिया। उसने उसके शरीर पर कई वार किए, फिर चाकू से उसकी गर्दन रेत दिया। खून से सना चाकू उसने लाशों के बीच फेंक दिया। फिर वह लाशों को काफी देर तक टुकुर टुकुर देखता रहा। सुबह 4 बजे राजेश वारदात की सूचना देने ग्राम प्रधान इस्लामुल हक के घर पहुंचा। उसने दरवाजा पीटा, लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तब उसने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दिया। कंट्रोल रूम की सूचना पर नरवल थाना प्रभारी रामअवतार घटनास्थल पर पहुंचे। 13 अक्टूबर 2019 को थाना नरवल पुलिस ने अभियुक्त राजेश कुरील को कानपुर कोर्ट में रिमांड मैजिस्ट्रेट जे.एन. पारासर की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, एक आदमी अपने बीवी बच्चों को खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं करता, उनके साथ ऐसा होता है तो बहुत ही दुख होती है सुनकर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है,
मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुनंदा केरकर जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलिया जी ने कमेंट किया है, शादी के बाद भी ये बाहर मुंह मारना क्यों पसंद करते हैं लोग, अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान लेकर क्या मिला। वेरी नाइस स्टोरी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आलिया मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रूपा बिसोई जी ने कमेंट किया है, सो सैड स्टोरी, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। भारती वर्मा जी ने कमेंट किया है, नाइस स्टोरी भाई। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ज्योति लिंबू जी ने कमेंट किया है, लॉट्स ऑफ लाइक्स एंड लव फ्रॉम जर्मनी। नाइस नरेशन सर जी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन सावी जी ने कमेंट किया है, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू सर, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गुरजोत सिंह जी ने कमेंट किया है, गुड जॉब ब्रो, गॉड ब्लेस यू सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी पटेल मैम ने कमेंट किया है, बेचारे रुपेंद्र को तो ये भी पता नहीं चला कि उसे उसी की पत्नी और फ्रेंड ने धोखा दिया और मरवाया। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कृष्ण कुमार कार्की जी ने कमेंट किया है, राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है। गुरजोत सिंह जी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस जी सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलोक सर ने कमेंट किया है, सुंदर पत्नी दुश्मन के समान होती है, इस कहानी ने यह सिद्ध कर दिया। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे रकीब सर, रोशन दलवई सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, नादिया उम्बर लोदी जी, महेश रस्तोगी जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।